हाय गाइस, स्वागत है आपका चैनल अबाउट साइंस 24 में। मैं पिंटू कुमार आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ, साउंड। तो ये जो साउंड होगा हमारा रिवीजन टाइप से होगा। रिवीजन ब्रीफ रिवीजन होगा जो आपको एसएससी, रेलवे, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें काम आएंगे। तो अब हम बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं साउंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आ सकता है कि साउंड क्या है। आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही सारा क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। हम बार बार वो क्वेश्चन बोलते जाएंगे। इस थ्योरी के दरमियान वो जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे। तो भरभली ही बोल देंगे कि ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है। तो जैसे साउंड क्या है, तो आपको थोड़ा मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीनिंग क्लियर होने से क्या होता है कि जब आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव से जाते हैं कोई भी चीज़ें, तो आपको जो क्वेश्चन होता है बहुत आसान लगता है। तो साउंड क्या है? एक तरह का एनर्जी है जो कि हमें क्या करता है, सुनने में हेल्प करता है, किसी चीज़ को समझने में हेल्प करता है। अब हम आते हैं इसके बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं कि ये कौन सा वेव है, किस तरह का वेव है, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। वो सारी चीज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो हमने यही डिस्कस कर लिया कि साउंड क्या है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा कि साउंड उत्पन्न कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होगा, तो उसको कैसे होगा, वाइब्रेशन से। अब इसको हम चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं और याद रखना हो कि कैसे कंपन से ही होगा। तो अब जितना भी साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है, तो चाहे घंटी हो, बेल हो, स्पीकर हो, अब जब उसके नज़दीक जाके अब उसको टच करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगा। चाहे आप बहुत ज़्यादा जोर से साउंड हो रहा है तो आप उसको दूर से भी जाएंगे तो वो वाइब्रेशन फील होगा। तो ये क्या है ना, जो साउंड का प्रोडक्शन होता है उसके पीछे जो सबसे मेन रीजन है वो क्या है, हमारा वाइब्रेशन है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि क्या इसे मीडियम की जरूरत है, इसे साउंड को मीडियम की जरूरत है ट्रेवल करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि साउंड को मीडियम की जरूरत है कि नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट के बारे में भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। तो लाइट एक ऐसी चीज है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। ठीक। अब मीडियम में ये किस तरह से प्रोपेगेट करता है, तो पहले हम जो टाइप्स है, वेव के टाइप समझ लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे मीडियम में प्रोपेगेट करता है। तो अब देखिए, हमारे दो तरह के जो वेव हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ऐसे देखिए, वेव को बहुत तरीके से बांटा जा सकता है। जैसे मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। तो उसी तरह से एक और क्राइटेरिया, जो दूसरा क्राइटेरिया था कि इसका जो प्रोपेगेशन है, जो चलता है, वो किस तरह से चलता है, उसके हिसाब से तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि ये मान लीजिए कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है, साउंड इस तरह से जा रहा है। अब इसके जो पार्टिकल होंगे, मतलब अगर ट्रांसवर्स वेव है तो अगर मान लीजिए इधर ट्रेवल कर रहा है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है इसके मूवमेंट से। जैसे मान लीजिए इधर जा रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट क्या है, हमेशा ऊपर है। पार्टिकल मूवमेंट हमेशा क्या है, ऊपर की ओर है। पार्टिकल मूवमेंट क्या है, 90 डिग्री। जो मतलब जो इसका जो जिस तरह से डायरेक्शन है चलने का, उसके 90 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स वेव। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जैसे पार्टिकल का मूवमेंट मान लीजिए इधर है, सॉरी साउंड का मूवमेंट इधर है, तो हमारा जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। कभी अप डाउन होते रहेगा, ऐसे करके वाइब्रेट करते रहेगा, और ऐसे करते करते ये प्रोपेगेट करेगा और आगे बढ़ेगा। तो इस बढ़ने के दरमियान क्या होता है, दो चीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि एक साउंड सोर्स है, यहाँ पे तो एक साउंड सोर्स है, ये अपना ध्वनि निकाल रहा है। अभी ध्वनि निकलेगा तो जो मीडियम है, मीडियम में जो पार्टिकल हैं वो उस एनर्जी के वजह से कंप्रेस होंगे। ठीक। और यहाँ का मान लीजिए कभी क्या है, कंप्रेस नहीं है। अब ये क्या करेंगे, जब ट्रांसफर करेंगे एनर्जी को, तो इसके अगले जो पार्टिकल हैं ये क्या हो जाएगा, फिर ये जो अगला पार्टिकल है धीरे धीरे कंप्रेस हो जाएगा, और ये वाला क्या है, अपना एनर्जी को रिलीज किया है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, गैप बन जाएगा। तो ये जो बार बार दूरी हो रहा है और नजदीकी आ रहा है, इसी को एक नाम दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन। और जो दूर दूर है उसको क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन।
ठीक, यहां भी आप समझते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग एक नाम देते हैं क्रस्ट, CREST, क्रस्ट, और नीचे वाले के पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रफ। तो ये आपका बेसिक्स था। अब हम इस दोनों में ये तो समझ चुके हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल का मोशन होता है वो क्या उसी डायरेक्शन में होता है जिसमें साउंड ट्रेवल कर रहा है, तो नहीं, उसमें क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। मेनली ये जो ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल अथी स्ट्रिंग का जो वेव होता है, जिस जो हम लोग रस्सी में ऐसे से करते हैं, वो क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। अब क्वेश्चन आता है कि साउंड क्या है, तो साउंड क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लेकिन इसमें जब आपको बहुत डीप क्वेश्चन आएगा तो साउंड इन सॉलिड थिंग्स, ये सॉलिड मटेरियल जब पूछा जाएगा तो सॉलिड मटेरियल में ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है, मिक्सिंग हो सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग ज्यादातर जो चीजें पढ़ते हैं, मीडियम को हम लोग क्या लेके चलते हैं, एयर लेके चलते हैं, तो एयर मीडियम में जो हमारा साउंड होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा। ठीक, तो यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या कंप्रेशन होता है, क्या रेयर फ्रैक्शन होता है, क्रस्ट किसको बोलते हैं, ट्रफ किसको बोलते हैं। अब जो इसके मेन पार्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, अब हम उस पर जा रहे हैं। क्या है वो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड के अभिलक्षण क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में कौन कौन आएगा, सबसे पहले उसको जानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आपका 4 चीज आ रहा है। फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, ठीक, और इसके अलावा और क्या आएगा, एक एक आपका आ जाएगा स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये 4 चीज को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बोला गया। अब समझते हैं कि इसको कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बोला गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसको इसलिए बोला गया है कि ये चारों चीज पे साउंड डिपेंड करता है। आगे हम पढ़ेंगे भी, जब पिच पढ़ेंगे, लाउडनेस पढ़ेंगे, इंटेंसिटी पढ़ेंगे, तो उस चीजों में भी हम समझेंगे। बट वो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उन चीजों से। ठीक, तो ये हो गया हमारा मेन चीज है जिसपे साउंड डिपेंड कर रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम करेंगे तो साउंड का वेरिएशन हो जाएगा, साउंड आपको अलग तरह से सुनाई पड़ेगा, क्योंकि जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक, अब हम जब बात करेंगे वेवलेंथ का, चाहे टाइम पीरियड का, तो उसके ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, चाहे उसका वेव का जो लेंथ है वो कितना है, इन सारी बातों पे आपका साउंड डिपेंड करेगा कि वो बहुत तेज साउंड आएगा, कि वो बहुत धीमी साउंड आएगा, कि बहुत तीखा साउंड आएगा, कि बहुत स्वीट साउंड आएगा, प्लेजेंट साउंड आएगा। ये सारी बातें किस पे डिपेंड करेगी, इस चारों फैक्टर पर डिपेंड करेगी। इसीलिए इसको क्या बोला गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके इसको समझेंगे। जो आपका साउंड में जो क्वेश्चन आता है मेनली इसी पार्ट से ज्यादा आता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, इन चारों का रिलेशन पूछा जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, कहीं मान लीजिए कि आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया, टाइम पीरियड पूछ लिया, तो उन सारी बातें को भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी को ही ले लेते हैं पहले। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो हमारा होगा वही क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑसिलेशन क्या है। तो आइए हम उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेंडुलम है, ठीक। अब ये पेंडुलम है तो ये इधर जा रहा है, मैक्सिमम मान लीजिए कि हम यहाँ तक जाते हैं तो यहाँ तक गया। अब क्या इसका पाथ हो गया, ये यहाँ तक गया और यहाँ तक आने के बाद फिर से यहाँ तक आएगा, तब हम इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। यानी कि जहां से चला वहां पे फिर से आ जाए तो हो गया वन ऑसिलेशन। उसी तरह से अगर हम इस वेव में अगर समझना चाहें तो इस वेव में भी आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आप क्या है, उठ रहा है, उठने के बाद फिर नीचे आया, फिर नीचे और नीचे आया, फिर यहाँ तक आया। तो यहाँ का जो पोजीशन, यहाँ के पार्टिकल भी ऊपर जा रहे हैं और यहाँ के पार्टिकल भी ऊपर जा रहे हैं। तो सेम कंडीशन में हम आ चुके हैं, जहां से हम चले थे वहीं पे आ गए। तो यानी कि ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ होगा वो कहलाएगा वन ऑसिलेशन। अब हम फ्रीक्वेंसी पे जब आते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या कहता है कि एक सेकेंड में ये जितना बार ऑसिलेशन कर लेगा, यानी कि जितना बार ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब हम समझते हैं कि अगर मान लिया जाए फ्रीक्वेंसी एफ अगर आपको दिया हुआ है,
40। तो इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में वो कितना बार ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा? 40 करेगा। ठीक, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया, अभी और क्लियर होगा। अब दूसरा जो हमारा कंसेप्ट आ रहा है वो क्या है? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या कहता है कि एक ओसिलेशन में जितना समय लगेगा, एक ओसिलेशन यानी कि यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टाइम पीरियड। या फिर आप पेंडुलम में भी समझ सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक जाने में और फिर यहां तक आने में जितना समय लगेगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टाइम पीरियड बोल रहे हैं। यानी कि एक ऑसिलेशन या एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोल दिया है। ठीक? तो आई थिंक ये चीज भी अब क्लियर हो गया होगा। अब हम इस दोनों का रिलेशन निकालते हैं। तो इस दोनों का रिलेशन में ये कहा जाता है कि F बराबर 1/T। अच्छा, आपको एक चीज से और कंफ्यूज नहीं होना है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारा होता है, कहीं पे आपको F दिया रहेगा, कहीं पे आपको N दिया रहेगा, इस तरह से कहीं पे आपको ये म्यू, कहीं पे आपको भी किसी भी तरह का सिंबल दे सकता है। लेकिन हमें समझना क्या है कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या होता है, उसके सिंबल पे नहीं जाना। अगर क्वेश्चन में होगा अलग सिंबल देना होगा तो सिंबलाइज कर देगा कि हाँ, इसका सिंबल हमने फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये रखा है। जब तक आप नहीं देता है, जब आप अपने कैलकुलेशन पे कर रहे हैं या अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, एफ मान सकते हैं, एन मान सकते हैं। लेकिन मैं बेटर कहूंगा कि आप एफ माने। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वर्ड एफ है, तो हमें थोड़ा कनेक्ट करने में आसान होता है कि ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। या फिर बहुत जो कॉमन मिलता है वो एन भी मिलता है। अब टाइम पीरियड भी हम समझ गए। अब इसका रिलेशन ये होता है। अब हम इसके रिलेशन को जब समझना चाहें कि कैसे रिलेशन ऐसे होगा, तो अब देखिए समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी का टाइम पीरियड जो है 1/10 सेकेंड है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड 1/10 सेकेंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/10 सेकेंड में वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो अब बात रहा कि 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो आप निकाल सकते हैं कि 1/10 सेकेंड में एक ऑसिलेशन, तो 1 सेकेंड में ये 10 उधर चला जाएगा, तो 1 × 10 यानी कि 10 ऑसिलेशन। अब हमने निकाल लिया कि 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करेगा या फिर कितना साइकिल होगा? 10 साइकिल। ये 1 सेकेंड का टाइम था। 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट किया, उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। करेक्ट लीजिएगा इसको कि टाइम पीरियड 1/10 था, तो 1 सेकेंड में हमने निकालने की कोशिश की। 1 सेकेंड में जब हमने निकाला तो हमें ये पता चला कि 1 सेकेंड में ये कोई सिस्टम है जो कि 10 साइकिल कंप्लीट कर लेती है। अब हम फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन पे जब जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन कहता है कि 1 सेकेंड में जितना साइकिल होगा या जितना ऑसिलेशन होगा, वही हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर टाइम पीरियड 1/10 है, तो हमारा साइकिल 10 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 होगी। अब हम आते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से जब आते हैं तो हमको एफ निकालना है, और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 1/10। तो 1 और टाइम पीरियड का वैल्यू 1/10। ये 10 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/1 × 10, यानी कि एफ कितना निकल के आ गया? आपका 10 निकल के आ गया। तो हम जब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, समझ के जब निकाल रहे हैं, तब भी हमारा 10 आ रहा है, और जब हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तब भी 10 आ रहा है। तो मतलब ये हमारा जो रिलेशन है वो सही है और वैलिड है, और जो हर जगह काम आएगा। तो इतना दिमाग हमें नहीं लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड नहीं निकालना पड़ेगा, सीधे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उस फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा कि 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। अब उसी प्रकार से ये भी डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो टाइम पीरियड निकालिए, या फिर टाइम पीरियड दिया हुआ तो फ्रीक्वेंसी निकालिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि अगर टाइम पीरियड मान लीजिए कि हमारा 0.02 सेकेंड हुआ, ठीक, तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो अब हम आते हैं रिलेशन से, क्योंकि हमें रिलेशन हमें पता चल चुका है। तो 1/t। अब देखिए 1/, जब t हम करेंगे, ठीक, 1/t करेंगे तो यानी कि 1, और टाइम पीरियड में कितना जाएगा? 0.02 सेकेंड। अब इस पॉइंट को जब हम ऊपर लेके जाएंगे, जब हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हमारा ऊपर कितना हो जाएगा? 100 का गुना हो जाएगा। अब ये 2 से हम काट दिए तो कितना आ गया? 50। यानी कि हमारा जो एफ निकल के आया वो कितना आया? 50। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? हर्ट। तो एफ हमारा निकल के आ गया, इस रिलेशन से कितना आ गया? 50 आ गया। अच्छा, ये तो हो गई कंसेप्ट की बात। अब हो गई इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की बात। एक और चीज जो बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है, वो है हमारा यूनिट। यूनिट पे बहुत जोर दिया जाता है क्वेश्चन में, और बहुत सिंपल होता है, लोग फंसा लेते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है?
फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, हर्ट्ज, जिसको हम लोग शॉर्ट में हर्ट्ज लिखते हैं। अब देखिए यहां से जब फ्रीक्वेंसी का हम यूनिट निकालना चाहें तो चूंकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, और यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 1/सेकेंड, तो इसी को हम लोग एक नाम देते हैं इंग्लिश में पर सेकेंड बोलते हैं। तो इसका जो दूसरा यूनिट होगा वो क्या होगा, पर सेकेंड। तो दो यूनिट हो गए आपको, एक हर्ट्ज और एक पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है और एक उसका रिलेशन याद रखना है। अब ये टाइम पीरियड है, जैसे ही टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा, ऑब्वियस है ये तो चीज। तो इतनी बातें हमने भी समझा है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमने टाइम पीरियड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बचा वेवलेंथ और स्पीड ऑफ साउंड बचा है। तो अब हम इस दोनों को भी लगातार कंप्लीट करेंगे। तो अभी आप इसको जो थोड़ा बहुत नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलेंगे किस पे, वेवलेंथ पे और स्पीड ऑफ साउंड पे। वेवलेंथ, अब देखिए यहां पे क्या होता है, जैसे हमने बताया कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रफ बोलते हैं। ठीक? तो वेवलेंथ का डिफिनेशन कहता है कि दो कॉन्टिन्यूअस क्रस्ट या दो कॉन्टिन्यूअस ट्रफ के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस ही लेना है, डिसकॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं कि ये और ये ले ले, ऐसा नहीं। कॉन्टिन्यूअस मतलब ये दो लगातार जो है इसको लिए हैं और इसकी जो लंबाई होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, लेमडा से होता है। लेमडा को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। या फिर दो कॉन्टिन्यूअस क्रस्ट भी ले सकते हैं, या फिर ये दोनों ले लीजिए, या फिर ये दोनों लीजिए, कोई भी दो लगातार ले लीजिए। तो इसके बीच की भी दूरी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेमडा से कर रहे हैं। अब हमने दो चीज बोला, एक तो समझ में आ गया कि ये इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखना हो, चाहे अगर डेफिनेशन आ गया हो ऑप्शन में लिखा हुआ हो कि किसको बोलते हैं, इसको वेवलेंथ बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जिससे मान लिया आपको क्वेश्चन आ जाए कि द लेंथ थी द लेंथ बिटवीन द लेंथ बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस क्रस्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, स्पीड। तो आपको डिफिनेशन पता होगा तो आप काफी आसानी से बता सकते हैं। लेकिन ये तो एक डिफिनेशन की बात होगी, लेकिन अगर इसको सही से समझते हैं तो वेवलेंथ हम इसको भी बोल सकते हैं कि देखिए इसकी जब लंबाई हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ वहां तक की दूरी जो है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि एक पूरा क्रस्ट, एक पूरा ट्रफ अगर हम लेते हैं तो इसकी भी लंबाई क्या कहलाएगी, आपका वेवलेंथ कहलाएगी। सेम इट इज जब हम दो लगातार ट्रफ का लंबाई ले रहे थे तो वो लंबाई भी लगभग उतना ही आ रहा था जितना लंबाई ये दोनों आएगा। तो एक ट्रफ ले रहे हैं, लेकिन लगातार वाला, ऐसा नहीं कि ये क्रस्ट ले रहे हैं और ये ट्रफ ले रहे हैं, ये नहीं। अगर लगातार ले रहे हैं तो इसकी भी लंबाई क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। और कॉन्टिन्यूस वाला तो हमने समझा दिया। तो ये हमारा पूरा रहा कॉन्सेप्ट वेवलेंथ का। अब हम आते हैं जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इसके यूनिट पे। अब हम पहले से ही बोल रहे हैं कि लेंथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस या लेंथ क्या है, एक तरह से लंबाई है, और लंबाई का यूनिट हमेशा क्या होता है, मीटर होता है। तो इसीलिए इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो आई थिंक अब आप इसके यूनिट में तो कभी गड़बड़ नहीं खाएंगे। जैसा हमने पहले ही सब कुछ बता दिया है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का हमने बता दिया, एक तो हर्ट्ज आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा जो है पर सेकेंड, वो आपको फॉर्मूला या संबंध से, रिलेशन से याद हो सकता है। टाइम पीरियड का हम लोग हमेशा जानते हैं कि टाइम एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। उसी तरह से लेंथ जो है हमारा एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है, हमेशा मीटर होता है। तो ये एक तरह का डिस्टेंस है, लेंथ है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया। और ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो हम लोग वेवलेंथ भी समझ चुके हैं। अब हमारा जो बचा है वो स्पीड। तो स्पीड का जब हम बात करें, बहुत बेसिक की बात करें, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई
डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहां पे भी हम वही चीज करेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, वही तो वेवलेंथ था। तो यानी कि डिस्टेंस की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, और टाइम की जगह पे हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं, यानी कि लैम्डा बाई टी। तो स्पीड को अगर हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं तो भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी। तो ये आपका रिलेशन निकल के चला है, जो आप हमने बेसिक पढ़ा था, जो हम लोग मोशन में पढ़े थे, वो हमने उसी का यूज किया और हमने एक फॉर्मूला निकाला लैम्डा बाई टी। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, हमने टाइम पीरियड बहुत अच्छे से समझाया है, और यहाँ पे वेवलेंथ जो है डिस्टेंस का काम कर रही है, तो वो डिस्टेंस की जगह पे हम रख दिया, और टाइम पीरियड जो होता है वो टाइम ही बता रहा है, तो हमने टाइम रख दिया। अब इसके अलावा भी लेकिन आपको बहुत सारा फेमस रिलेशन आपको मिलेगा, जो कि आप याद करते हैं डायरेक्ट। तो हम सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेसी से जो आपका अदर रिलेशन है वो सभी हम फाइंड करेंगे, और इसके बाद इसके क्वेश्चंस पे भी आते हैं। अब देखिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन 1/t। तो टाइम पीरियड बराबर हम 1/f लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जहां पे टाइम पीरियड है वहां पे आप फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। तो अगर हम इसी तरह से दूसरा रिलेशन निकालते हैं तो भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा की जगह तो लेमडा रहेगा, और टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/f। और 1/f होगा तो ये f ऊपर जाएगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एफ। तो आप चाहे तो याद तो रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा याद रखने की जरूरत है नहीं। आपको ये बोला तो याद है कि डिस्टेंस बाय टाइम, और इससे अगर आप रिलेशन निकाल लेते हैं तो आपका एक और फॉर्मूला तैयार हो गया कि भी यानी कि स्पीड बराबर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक। अब इसी को हम चाहे तो और भी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारा आ गया एक रिलेशन कि भी बराबर एफ इंटू लेमडा, अब हम कोई लेमडा का अलग फॉर्मूला बना दे कि भाई वेवलेंथ निकालने के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो वेवलेंथ का वो अलग फॉर्मूला बना दे कि भाई लैम्डा इक्वल टू भी बाई एफ। तो ये सारे जो रिलेशंस आ रहे हैं ये आप बहुत आसानी से खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की कि कैसे आपको इस रिलेशन के बारे में अच्छे से बताया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए। अब क्वेश्चंस जो आएंगे हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक, या फिर रोक के लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे कैसे आएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो तो हमने पहले ही बता दिया, उसका यूनिट पे आता है। दूसरा तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जब आएंगे, जब अच्छे एग्जाम होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो हमने एक रिलेशन को मान लीजिए कि लिख ले रहा है कि एफ भी बराबर एफ लैम्डा। सबसे पहले जो किसको क्या बोलते हैं, आपको ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई इसको स्पीड बोलते हैं, स्पीड ऑफ, आप साउंड पढ़ रहे हैं तो साउंड का स्पीड होगा ऑब्वियस, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है हमारा वेवलेंथ। अब जाहिर सी बात है कि सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या आएगा, आपको फ्रीक्वेंसी दे दे, वेवलेंथ दे दे, स्पीड पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको स्पीड दे दे, फ्रीक्वेंसी दे दे, वेवलेंथ पूछ ले। इन सबों में क्या होता है, जो सबसे गलती होता है, सबसे ज्यादा कॉमन गलतियां जो होती है, हम उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। कॉमन गलती क्या होती है कि हमें पता है कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का जो हमारा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर में होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या करेगा, आपको सेंटीमीटर में दे देगा। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि बाकी जो चीजें हैं वो किसमें है। इससे मान लीजिए कि भी जो है वो दे दे 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये है मीटर में, और आपका क्वेश्चन दे दिया वेवलेंथ सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या होगा, गड़बड़ी हो गया, एक सेंटीमीटर में एक मीटर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को किसमें बदलें, आप मीटर में बदलिए। ठीक, और ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, अब क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उतना ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल ही पूछे जाते हैं जनरल साइंस में। बट इस चैप्टर के आधे पार्ट्स अभी और बचे हुए हैं, आधे पार्ट्स हम खत्म करने के बाद न्यूमेरिकल भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका आधा पार्ट्स। इसके बाद आपको पढ़ना है पिच, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, उसके बाद अल्ट्रासोनिक, उसके बाद इंफ्रासोनिक, उसके बाद सोनार। ये 3-4 कॉन्सेप्ट आपके बचे हुए हैं जो आपके अगले पार्ट में है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।